नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम एक ऐसे बड़े फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसका असर न केवल भारत पाकिस्तान चीन संबंधों पर पड़ेगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन की रूपरेखा भी बदल सकता है। फिर आज हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर पर बात करेंगे। एक ऐसी खबर जो आने वाले त्योहारों की खुशियों को दोगुना कर सकती है। फिर हम बात करेंगे, हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें देर हो जाती है और हमारी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या अब हमारे टिकट के पैसे भी गए? क्या इस छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर हम दूसरी ट्रेन से सफर कर सकते हैं? सांप का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कई तरह के खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये सांप ना तो जहरीला है और ना ही बेहद खतरनाक, लेकिन फिर भी इसकी कीमत करोड़ों में है। अब बात करते हैं, इस साल अक्टूबर में भारत पहली बार UN ट्रूप कंट्रीब्यूटर चीफ कॉन्क्लेव की मेजबानी करने जा रहा है। यह एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस अहम सम्मेलन से भारत ने अपने दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन को बाहर रखने का फैसला किया है। अब भारत ने ऐसा फैसला क्यों किया है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक बेहद गंभीर कारण है और वो कारण है पहलगाम हमला। 22 अप्रैल को हुए इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने अंजाम दिया था। इस हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने के सबूत सामने आए हैं। यह हमला इतना गंभीर था कि अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र ने भी मिलकर लश्कर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी सैन्य संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। इसी का परिणाम है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में न्योता नहीं भेजा गया है। चीन को भी इस न्योते से बाहर रखा गया है और इसका कारण है चीन की PLA आर्मी के साथ पिछले कई सालों से जारी तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ उसके जुड़े होने के संकेत। इन वजहों से भारत ने चीन से भी दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं कि क्या है ये UN कॉन्क्लेव। यह UN ट्रूप कंट्रीब्यूटर चीफ कॉन्क्लेव एक ऐसा मंच है जहां उन देशों की सेनाओं के प्रमुख एक साथ आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने सैनिक भेजते हैं। इस समय दुनिया भर में चल रहे 11 UN मिशनों में लगभग 120 देशों के सैनिक तैनात हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान इनमें सबसे बड़े योगदान करता है। भारत के लगभग 5000 सैनिक इस समय सूडान, कांगो और गोलान हाइट्स जैसे 9 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले अक्सर भारत और पाकिस्तान के सैनिक इन मिशनों में साथ साथ काम करते थे, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं। दिल्ली में होने वाले इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले सेना प्रमुखों को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक विशेष इंटीग्रेटेड फायरिंग ड्रिल के लिए भी ले जाया जाएगा। इस ड्रिल में भारत अपने स्वदेशी टैंक, तोप और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगा। यह आयोजन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि एक मजबूत संदेश है। भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देंगे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया जाएगा। यह कदम भारत की बढ़ती सैन्य कूटनीति का भी प्रतीक है। भारत अब सिर्फ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से एक प्रमुख योगदान करता ही नहीं, बल्कि अब वह इन मिशनों की दिशा और दशा तय करने वाले फैसलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या यह कदम पाकिस्तान और चीन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा? ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम ने एक नई राजनयिक और सैन्य राह खोल दी है। भारत का यह फैसला कई मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। यह तोहफा शायद रक्षाबंधन से पहले ही मिल जाएगा। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसका मतलब है कि अभी जो डीए 55% है वह बढ़कर 58% हो सकता है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। इसका मकसद है कि बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी को एडजस्ट करना, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित होती है, खास तौर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा पर। इस साल की शुरुआत में जनवरी 2025 के लिए डीए को 2% बढ़ाया गया था, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब जून 2025 तक के AICPI-IW डेटा के आधार पर 3% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन पर असर डालेगी। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे 10,000 रुपए है। मौजूदा डीए 55% है। उसे डीए के रूप में 5,500 मिलते हैं। अब संभावित नया डीए जो कि 58% है, यह राशि बढ़कर 5,800 हो जाएगी, यानी कि प्रति माह 300 का सीधा फायदा। यह बढ़ोतरी मूल वेतन के अनुपात में होती है, तो जिसका मूल वेतन जितना ज्यादा होगा उसे उतना ही अधिक फायदा मिलेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत यह महंगाई भत्ता संशोधन आखिरी हो सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसके बाद सभी को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने अभी तक इस बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञ और कर्मचारी संघ इसे लेकर काफी आशावादी हैं। पिछले ट्रेंड को देखें तो अक्सर त्योहारों के आसपास जैसे दिवाली से पहले ऐसी घोषणाएं की जाती हैं। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी घोषणा जल्द ही होगी और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए और बकाया राशि अक्टूबर तक मिल जाएगी। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर मिलती है, जो महंगाई भत्ते के समान होती है। 3% की बढ़ोतरी से उनकी पेंशन में भी वृद्धि होगी, जिससे बढ़ती हुई महंगाई में उन्हें राहत मिलेगी। यह खबर निश्चित रूप से लाखों परिवारों के लिए खुशी लेकर आएगी। हम सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही कोई खबर आती है हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। अब हम आपको रेलवे के उन नियमों के बारे में बताएंगे जो हर यात्री के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इन नियमों की जानकारी है तो आप अपनी इस मुश्किल को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको रेलवे के नियम। अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट गई तो क्या आपको पैसा रिफंड मिलता है? सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब आपकी अपनी गलती से ट्रेन छूट जाती है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए या स्टेशन पर पहुंचने में देर हो गई। ऐसे में क्या रिफंड मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, रिफंड मिल सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट जाती है तो आप ट्रेन छूटने के 1 घंटे के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी कि TDR फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको ट्रेन छूटने के 1 घंटे के अंदर ही करना होगा।
अगर आप इसके बाद क्लेम फाइल करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। अब सवाल आता है कि क्या इस टीडीआर को फाइल कैसे किया जाए। यह बहुत ही आसान है। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं। आपको अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद माई अकाउंट सेक्शन में जाकर टीडीआर का ऑप्शन चुनें। यहाँ आपको अपनी यात्रा का विवरण, टिकट नंबर और ट्रेन छूटने का कारण बताना होगा। अगर आपकी गलती से ट्रेन छूटी है तो आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है। रेलवे अपने सर्विस चार्ज और कुछ और राशि काटता है, यानी कि आपको टिकट का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा। यह नियम इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने टीडीआर कितनी जल्दी फाइल किया है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जब गलती रेलवे की तरफ से हो। तो मान लीजिए ट्रेन अपने तय समय से पहले निकल गई और फिर कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से आप ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में आपको पूरा रिफंड मिलता है। इसके लिए भी आपको टीडीआर फाइल करना होगा, लेकिन यहाँ आपको सही कारण बताना होगा। रेलवे आपके क्लेम की जांच करेगा और अगर आपका मामला सही पाया गया तो बिना किसी कटौती के आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में सामान्य तौर पर 7 से 21 दिन का समय लगता है। यह पैसा उसी अकाउंट में आता है जिससे आपने टिकट बुक किया था। हालांकि कई बार यह प्रोसेस जल्दी भी हो जाता है। अब एक और बात सबके मन में रहता है कि क्या छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं? तो यह एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेन छूट गई है तो क्या उसी टिकट पर हम किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं? तो इसका जवाब टिकट की श्रेणी पर निर्भर करता है। अगर आपके पास कंफर्म या आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह नियम सभी आरक्षित श्रेणियों पर लागू होता है, चाहे वह स्लीपर हो या एसी कोच। अगर आप बिना नया टिकट लिए दूसरी ट्रेन में यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा। ऐसे में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आपकी कंफर्म या आरएसी टिकट वाली ट्रेन छूट जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नया टिकट खरीदना। अब बात करते हैं जनरल टिकट की। अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो सकती है। जनरल टिकट वाले यात्री उसी श्रेणी और उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली यह है कि यह सुविधा केवल जनरल टिकट धारकों के लिए है। अगर आप केवल उसी रूट की ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं जिस रूट का आपका टिकट है, तो दूसरी इसके अलावा अगर आप जनरल टिकट लेकर दूसरी श्रेणी जैसे स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो घबराने की बजाय इन विकल्पों पर एक बार विचार करें। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप नया टिकट खरीदकर यात्रा करें। अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो रेलवे से रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल करें। अगर आप स्टेशन पर हैं तो रेलवे के सहायक स्टाफ से संपर्क करें, वे आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन छूट जाए तो इन नियमों को जरूर याद रखें, क्योंकि जानकारी ही आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। इस जानकारी को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो तो उन्हें भी सही रास्ता पता हो। और अब आपको बताते हैं एक ऐसे सांप के बारे में जिसकी कीमत करोड़ों में है। हम बात कर रहे हैं रेड सैंड बोआ। इसे आम भाषा में 2 मुहा सांप भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत 1 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यह सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। यह सांप बेहद दुर्लभ है, जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है।
अब सबसे पहले इस दो मुहा नाम का सच जानते हैं। तो क्या इस सांप के वाकई दो मुंह होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों और वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक इस सांप के दो मुंह नहीं होते हैं। दरअसल इसकी पूंछ उसके सिर जैसी दिखती है। यह उसका एक रक्षा तंत्र है जिससे वह अपने शिकारियों को भ्रमित करता है और पीछे से होने वाले हमलों से बचता है। यह सांप शांत स्वभाव का होता है और अगर इसे छेड़ा ना जाए तो यह इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों इस गैर जहरीले और शांत स्वभाव वाले सांप की कीमत इतनी ज्यादा है? तो इसका सीधा जवाब है अंधविश्वास और गलत धारणाएं। इस सांप के पीछे कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काले बाजार में बहुत ज्यादा है। तांत्रिक अनुष्ठान और जादू टोना, बहुत से लोग मानते हैं कि इस सांप का इस्तेमाल तांत्रिक अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। यह भी माना जाता है कि इसे घर में रखने से धन और सफलता मिलती है। दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस सांप का इस्तेमाल दवाओं और यहाँ तक कि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी होता है। दक्षिण और पूर्व एशियाई बाजारों में इसकी कीमत काफी ज्यादा मांग होने की बात कही जाती है, जहां इसे कथित तौर पर चमत्कारी शक्तियों से जोड़कर बेचा जाता है। लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि इस सांप का कोई वास्तविक औषधीय या व्यावसायिक मूल्य नहीं है। इसका अवैध व्यापार पूरी तरह से अंधविश्वास पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं कि ये सांप भारत में कहाँ मिलता है और कानून क्या कहते हैं। रेड सैंड बोआ सांप भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। यह सांप एक दुर्लभ प्रजाति है और इसलिए भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित घोषित किया हुआ है। इसका शिकार करना, पकड़ना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर पकड़े जाने वाले अपराधियों पर भारी जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद इन सांपों की अवैध तस्करी जारी है, क्योंकि लालच और अफवाहों का यह काला बाजार अभी भी चल रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि रेड सैंड बोआ सांप हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चूहों, मेंढकों और छोटे पक्षियों की आबादी को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो यह थी रेड सैंड बोआ सांप की कहानी। एक ऐसा जीव जो अपनी दुर्लभता और झूठी अफवाहों के कारण तस्करों का शिकार बन रहा है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें और अपने वन्य जीवों को संरक्षण में सहयोग करें। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, आपके विचार ही आपके कर्मों की नींव है। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। नमस्कार।